तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत टैनर नाम के शहर के पास बने एक घने जंगल वाले इलाके से हुई, जहां एक सॉ मिल पूरी रफ्तार से चल रही थी। दरअसल विंटर सीजन शुरू हो चुका था, इसलिए रोड कटाई का काम चल रहा था। अब दिन भर की मेहनत के बाद जब काम खत्म हुआ तो वहां के सुपरवाइजर ने रेडियो उठाया और आखिरी बची टीम को घर लौटने के लिए कॉल किया, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। तब अचानक भारी स्टैटिक के बीच एक बहुत कमजोर सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई डर और दर्द में दबे हुए स्वर में मदद मांग रहा हो। ये सुनते ही सुपरवाइजर का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो बिना वक्त गवाए ये देखने निकल पड़ा कि आखिर सब ठीक है या नहीं। कुछ ही दूर जाकर उसकी नजर जमीन पर पड़े रेडियो पर पड़ी और वो तुरंत रुक गया। रेडियो टूटा हुआ था और उसके पास ही किसी इंसान का कटा हुआ हाथ पड़ा था। वो अभी कुछ समझ ही नहीं पाया था कि तभी उसके कंधे पर कुछ टपका और वो घबराकर धीरे धीरे ऊपर देखने लगा। जैसे ही उसकी नजर ऊपर गई, उसकी सांस रुक गई, क्योंकि उसने देखा कि उसके बाकी लोग ऊपर लटके हुए थे। ये खौफनाक दृश्य देखते ही उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा और अगले ही पल वो पूरी जान लगाकर अपनी कार की तरफ भागने लगा। वो बस किसी तरह वहां से निकलना चाहता था, लेकिन तभी जंगल के अंदर से बहुत तेज रफ्तार से कोई चीज दौड़ती हुई आई और अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ कार की पिछली खिड़की टूट गई और वो खतरनाक चीज सीधे अंदर घुस गई। इसके बाद कहानी टैनर के दक्षिण में बसे छोटे से शहर मेडन वुड्स में पहुंचती है, जहां शेरिफ पॉल अपने बेटे एडम को वीकेंड के लिए लेने गया हुआ था। कुछ समय पहले उसकी पत्नी सुसान अपनी मां के घर चली गई थी, क्योंकि उन दोनों के रिश्ते में काफी तनाव आ गया था और उनके बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था। पॉल जब एडम को लेकर घर लौटा तो घर का माहौल एकदम खाली और उदास लग रहा था। जहां एडम ने देखा कि पॉल ने खाने का कुछ इंतजाम किया था, लेकिन साफ पता चल रहा था कि पॉल को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। खाते खाते एडम ने धीरे से पूछा कि मॉम कब वापस आएगी। ये सवाल सुनकर पॉल थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने हालात समझाने की कोशिश की। तभी अचानक पीछे वाले दरवाजे के पास एक डरावनी परछाई बहुत तेजी से गुजरी। ये देखकर एडम ने कहा कि बाहर कोई है, लेकिन पॉल ने उसे उसका वहम समझा और उसे शांत रहने को कह दिया। फिर भी बेटे को डर से निकालने के लिए पॉल खुद बाहर देखने निकल गया। बाहर निकलते ही उसे सूखी पत्तियों और टहनियों की हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई झाड़ियों में दबे कदमों से चल रहा हो। पॉल ने तेज आवाज में कहा कि यह शेरिफ का घर है और सामने आने की चेतावनी दी, लेकिन अंधेरे में से कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वो वापस अंदर लौट आया। जिसके बाद पॉल ने एडम को सुला दिया और फिर उसकी नजर अपने दूसरे बेटे टिम के खाली पड़े बिस्तर पर गई। टिम अब उसके साथ नहीं था और ये सोचते ही पॉल खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखें नम हो गईं और वो अंदर से टूट गया। फिर अगली सुबह जब पॉल किचन में कॉफी बना रहा था, तभी उसका कोवर्कर डॉनी उसके घर आ पहुंचा। डॉनी के चेहरे पर घबराहट थी और उसने आते ही अजीब तरीके से पूछा कि क्या तुम बाहर गए थे। पॉल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कुछ समझ पाता उससे पहले ही डॉनी उसे सीधे दरवाजे की तरफ ले गया। दरवाजा खोलते ही डॉनी ने नीचे जमीन की तरफ इशारा किया, जहां फर्श पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। वो निशान घोड़े के खुर जैसे लग रहे थे, लेकिन उनकी दूरी देखकर साफ था कि उन्हें किसी जानवर ने नहीं, बल्कि किसी दो पैरों पर चलने वाली चीज ने छोड़ा था। पॉल के चेहरे पर चिंता और गहरी हो गई, क्योंकि वो निशान सीधे खिड़की के सामने जाकर रुकते थे, जैसे वो चीज कुछ देर वहीं खड़ी होकर घर के अंदर झांक रही हो। तभी डॉनी ने बताया कि उसके घर के बाहर भी बिल्कुल ऐसे ही निशान मिले हैं। ये सुनते ही पॉल को एहसास हो गया कि मामला सिर्फ उसके घर तक सीमित नहीं है। जैसे ही वो बाहर नजर डालता है, उसे दिखता है कि पूरा शहर सुबह होते ही इन अजीब निशानों से भर चुका था। इसके बाद पॉल और डॉनी इन निशानों का पीछा करते हुए जंगल के अंदर गए, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वहां पहुंचते ही निशान अचानक गायब हो गए। तभी पॉल को एक पेड़ के तने पर गहरे खरोंच के निशान मिले, जो किसी पंजे जैसे लग रहे थे। बाद में शेरिफ ऑफिस में डॉनी घबराए हुए लोगों को संभालने में लग गया, जबकि पॉल को यह केस फॉरेस्ट सर्विस को बताना पड़ा। पॉल ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये किसी ऐसे जानवर का काम हो सकता है जो दो पैरों पर चलता हो और जिसके खुर हों, लेकिन फॉरेस्ट सर्विस वाले उसकी बात सुनकर हंसने लगे। उनकी हंसी देखकर पॉल को गुस्सा तो आया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में भी शक पैदा होने लगा कि कहीं ये सब किसी की बेवकूफी भरी शरारत तो नहीं। तभी चर्च का फादर भी वहां आ गया और उसने परेशान होकर बताया कि उसका कुत्ता रात से गायब है। उसने ये भी कहा कि सिर्फ उसका कुत्ता ही नहीं, बल्कि शहर में कई लोगों के पालतू जानवर या तो अचानक गायब हो गए हैं या फिर डर के मारे भाग गए हैं। इसके बाद पॉल जब किराने की दुकान पर पहुंचा तो उसे वही डर और शक लोगों की आंखों में दिखाई देने लगा। तभी एक आदमी जिम आगे आया और उसने पुराने किस्से सुनाने शुरू कर दिए। जिम ने कहा कि उसके दादा बताया करते थे कि इस जंगल में एक खतरनाक जीव रहता है जो मौका मिलते ही इंसानों और जानवरों को उठा ले जाता है। पॉल को ये बात बकवास लगी और उसने साफ कह दिया कि ऐसी कहानियों की वजह से ही लोग प्रैंक करते हैं। फिर पॉल जैसे ही दुकान से बाहर निकला, उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त अर्ल से हो गई।
अर्ल का चेहरा भी गंभीर था और उसने बताया कि सिर्फ शहर के पालतू जानवर ही नहीं बल्कि जंगल के जानवर भी अजीब तरीके से गायब हो रहे हैं। उसने कहा कि आमतौर पर ऐसा तब होता है जब जानवरों को किसी बड़े खतरे का अंदेशा हो, इसलिए वो या तो छुप जाते हैं या अपना इलाका छोड़ देते हैं। अर्ल की बात सुनकर पॉल के मन का शक थोड़ा और गहरा हो गया, जिसके बाद पॉल अपनी सास के घर गया ताकि एडम को वापस ले आए। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि सुसान का चेहरा भी तनाव में था। फिर सुसान ने बताया कि एडम स्कूल से डरा हुआ आया था क्योंकि वहां बच्चे कह रहे थे कि सड़क पर बने निशान शैतान के हैं। ये सुनते ही पॉल की चिंता और गुस्सा दोनों बढ़ गए, लेकिन उसी मौके पर सुसान चाहती थी कि पॉल अपने मन में छिपा पछतावा भी उसे बताए। उसने कुछ कहना शुरू किया पर पॉल ने ज्यादा कुछ जवाब नहीं दिया और बस चुपचाप एडम का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से निकल आया। अब रात हो चुकी थी जब पॉल एडम को लेकर अपने घर पहुंचा। जैसे ही पॉल कार से उतरने लगा, एडम अचानक चीख पड़ा और घबराकर बोला कि उसने फिर से यार्ड में कुछ देखा है। पॉल पहले तो चिढ़ने लगा क्योंकि उसे लगा कि एडम डर के कारण कल्पना कर रहा है, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर भी उधर चली गई। तभी एक अजीब सा जीव बहुत तेजी से रोशनी के बीच से निकला। ये देखकर पॉल ने तुरंत एडम से कहा कि वो कार में ही बैठा रहे और खुद टॉर्च उठाकर बाहर निकल गया। फिर पॉल धीरे धीरे आगे बढ़ा और पेड़ों की तरफ रोशनी घुमाने लगा। तभी वो चीज पेड़ों के बीच कुछ सेकंड के लिए रुकी, जैसे वो वहीं छुपकर पॉल को देख रही हो। फिर जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, वो बिजली की तरफ भाग गई। पॉल ने बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ लगा दी और जंगल के अंदर तक चला गया, लेकिन वो चीज इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में उसकी पकड़ से बाहर हो गई। कुछ देर बाद पॉल हांफता हुआ वापस कार की तरफ लौटा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए क्योंकि कार का दरवाजा खुला था और एडम अंदर नहीं था। ये देखकर पॉल का दिल जोर से धड़कने लगा और वो घबराकर घर की तरफ भागा। वो अंदर घुसते ही हर कमरे में नजर दौड़ाने लगा। तभी अचानक एडम सामने आ गया। एडम डरा हुआ था और कांपती आवाज में बोला कि उसे बाहर से कोई आवाज सुनाई दी थी, इसलिए वो डरकर कार से उतरकर अंदर चला आया था। ये सुनकर पॉल ने एक पल भी देर नहीं की और अपने बेटे को कसकर पकड़ लिया। उसी दौरान शहर के एक छोटे से बार में अर्ल डॉनी को ड्रिंक सर्व कर रहा था। बातों बातों में अर्ल ने अचानक गंभीर होकर बताया कि उसकी दादी नेटिव अमेरिकन थीं और उन्होंने मेडन वुड्स के जंगल के बारे में उसे कई पुरानी बातें बताई थीं। अर्ल के मुताबिक जब यूरोपियन लोग पहली बार इस इलाके में आए और उन्होंने यहाँ कब्जा कर लिया, तब से जंगल की आत्माओं को गोरे लोगों से नफरत हो गई। फिर अगले सुबह डॉनी को पॉल चर्च के सामने मिला। दोनों अभी बातचीत ही कर रहे थे कि अचानक उनकी नजर आसमान की तरफ गई और वो दोनों चौंक गए क्योंकि पक्षियों का एक बड़ा झुंड तेजी से दक्षिण की तरफ उड़ रहा था, जबकि इस मौसम में उन्हें उत्तर की तरफ जाना चाहिए था। डॉनी को यह देखकर अर्ल की कही हुई जंगल वाली बातें याद आ गईं और उसने पॉल को भी वही बात दोहराई, लेकिन पॉल ने फिर भी इसे अंधविश्वास मानकर टाल दिया। उसने साफ कहा कि वो इन डरावनी कहानियों पर नहीं बल्कि सच्चाई और सबूत पर भरोसा करता है और वो हर हाल में इस सब के पीछे की असली वजह ढूंढ कर रहेगा। अब डॉनी मन ही मन सोचने लगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी पॉल आखिर क्यों नहीं मान रहा कि शहर में सच में कुछ मौजूद है। दरअसल डॉनी शहर में नया था, इसलिए उसे पॉल के साथ हुई उस दुखद घटना के बारे में कुछ नहीं पता था जिसने पॉल को अंदर से तोड़ दिया था। इसी सदमे की वजह से पॉल ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। फिर कुछ दिन बाद जब डॉनी सुसान की कार में उसकी मदद कर रहा था, तभी सुसान ने उसे वो बात बता दी जो पॉल के अंदर आज तक जहर की तरह फंसी हुई थी। सुसान ने बताया कि एक दिन पॉल घर पर अकेला था और उसी दौरान टिम खेलते खेलते स्विमिंग पूल के पास फिसल गया। उसका सिर पूल के नीचे टकराया और उसी हादसे में उसकी मौत हो गई। सुसान ने कहा कि उसने कभी पॉल को दोष नहीं दिया, लेकिन पॉल खुद को इतना दोषी मानने लगा कि उसने खुद को ही सजा देना शुरू कर दिया। उसी अपराध बोध ने उनके घर की खुशियां खत्म कर दी और धीरे धीरे उनका परिवार टूटने लगा। इसी वजह से सुसान ने पॉल से अलग होने का फैसला कर लिया। खैर, उसी रात पॉल और डॉनी को एक फार्म से घबराई हुई कॉल आई। जब दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़की अपने पिता के हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसका पिता डर के मारे किसी पर भी गोली चलाने को तैयार था। ये देखकर पॉल ने तुरंत बीच में आकर उस आदमी को शांत करने की कोशिश की और उसे समझाया कि घबराने से हालात और बिगड़ जाएंगे। लेकिन तभी अचानक खलिहान के पास लगा एक बल्ब जोर से फट गया और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। उसी पल अंदर से घोड़ों की घबराई हुई तेज आवाजें आने लगीं। माहौल देखते ही पॉल को समझ आ गया कि खतरा पास ही है, इसलिए उसने डॉनी को आदेश दिया कि वो लड़की और उसके पिता के पास ही खड़ा रहे, जबकि पॉल खुद टॉर्च लेकर अंदर जाकर जांच करेगा। अब पॉल धीरे धीरे खलिहान के अंदर गया और टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखने लगा। कुछ ही देर में दीवारों पर जोर जोर से धमाके होने लगे, जैसे कोई भारी और ताकतवर चीज बाहर से अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। पॉल का दिल तेजी से धड़कने लगा और तभी उसे उस जीव की एक झलक फिर से दिख गई। वो झलक ही इतनी डरावनी थी कि पॉल के मुंह से चीख निकल गई। पॉल की आवाज सुनते ही डॉनी तुरंत मदद के लिए अंदर दौड़ा, लेकिन तब तक वो चीज अंधेरे में गायब हो चुकी थी। अब रात किसी तरह गुजर गई
और जब सुबह हुई तो दोनों दोबारा खलिहान के बाहर आए। वहां उन्होंने देखा कि दीवारों पर पंजों जैसी गहरी खरोंचें बनी हुई थीं। तभी उस बूढ़े आदमी ने जमीन पर बने निशान दिखाए और घबराई आवाज में बोला कि ये घोड़े के निशान नहीं है, क्योंकि उनके आगे का हिस्सा 3 हिस्सों में बटा हुआ था, जबकि घोड़े के खुर ऐसे नहीं होते। अब हालात और भी खराब हो गए, क्योंकि मौसम विभाग ने तेज तूफान की चेतावनी दे दी थी और अधिकारियों ने इलाके से कुछ लोगों को बाहर निकालने की सलाह दी। इसी बीच पॉल को सड़क के किनारे एक मरा हुआ हिरन भी मिला और उसके शरीर की हालत देखकर समझ आ रहा था कि उसे किसी बहुत खतरनाक शिकारी ने मारा है। फिर रात को डॉनी कॉफी लेने उसी स्टोर पर गया जहां उस बूढ़े आदमी की लड़की काम करती थी। दोनों के बीच हल्की फुल्की नजदीकी बढ़ रही थी और वे मजाक में बातें कर रहे थे। लेकिन तभी पॉल का रेडियो कॉल आ गया, जहां पॉल ने बताया कि उसे सड़क के बीचों बीच एक और मरा हुआ हिरन मिला है। फिर वो उसे देखने के लिए कार से उतरा और पंजों के निशान जांचने लगा। तभी उसे आसपास के झाड़ियों में हलचल की आवाजें सुनाई देने लगीं। तब अचानक वही जीव कार की हेडलाइट के सामने से दौड़ता हुआ निकला, जिसकी वजह से पॉल डर के मारे पीछे गिर गया। फिर वो घबराकर तुरंत कार में बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसने सड़क की तरफ देखा, हिरन की लाश वहां से गायब थी। ये देखकर पॉल का भरोसा पहली बार टूटने लगा और उसे लगने लगा था कि जंगल की पुरानी कहानियों में कुछ सच्चाई हो सकती है। फिर अगली सुबह 3 शिकारी मेडन वुड्स के जंगल में शिकार करने चले गए। शुरू में उन्हें सब ठीक लगा, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत है। तब अचानक वो जीव उनके पास से गुजरा। एक शिकारी ने कहा कि शायद वो भालू था, लेकिन बाकी दोनों ने कहा कि वो बहुत ज्यादा तेज था। तभी अचानक उन तीनों में से एक पर हमला हो गया। उसी वक्त पॉल जंगल में नए सुराग ढूंढने गया हुआ था। वो ध्यान से आसपास देख ही रहा था कि अचानक उसे किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। वो आवाज बिल्कुल उसके बेटे टिम जैसी लग रही थी। ये सुनते ही पॉल का शरीर सिहर गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। पॉल डर के मारे तुरंत पलटा, लेकिन सामने कोई हमला करने वाला नहीं, बल्कि एक डरा हुआ आदमी खड़ा था जो मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा था। और वो आदमी उन्हीं 3 शिकारियों में से एक था। पॉल उसे तुरंत अपने साथ लेकर शेरिफ ऑफिस पहुंचा, जहां उसने अपना नाम रॉबर्ट बताया। रॉबर्ट बुरी तरह घबराया हुआ था और ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद उसने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ शिकार कर रहा था। तभी उन पर एक बहुत ताकतवर और तेज जीव ने हमला कर दिया। रॉबर्ट को साफ याद नहीं था कि उसने क्या देखा, लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि वो कोई सामान्य जानवर नहीं था। इसी बीच पॉल को अर्ल का कॉल आ गया और उसकी आवाज सुनकर ही पॉल को अंदाजा हो गया कि मामला और भी बिगड़ चुका है। इसलिए पॉल तुरंत डॉनी को साथ लेकर जंगल में अर्ल से मिलने निकल पड़ा। जब वे वहां पहुंचे तो जिम भी मौजूद था और उसका चेहरा गुस्से और डर से भरा हुआ था। फिर अर्ल और जिम दोनों ने बताया कि वे शिकार के दौरान जंगल के अंदर गए थे और वहां उन्होंने कुछ भयानक देखा। फिर उन्होंने पॉल को वो जगह दिखाई जहां रॉबर्ट के दोस्तों के शरीर के टुकड़े पेड़ों की ऊंची टहनियों में फंसे हुए थे। वो नजारा इतना डरावना था कि कुछ पल के लिए पॉल भी चुप हो गया, लेकिन फिर उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने बिना देर किए फैसला कर लिया कि अब शिकार का मौसम तुरंत खत्म किया जाएगा। इसके बाद उसने तुरंत फॉरेस्ट सर्विस को कॉल किया और पूरे हमलों की जानकारी साफ साफ दे दी। हमलों की खबर सुनकर फॉरेस्ट सर्विस भी इस बार गंभीर हो गई और उन्होंने वादा किया कि वो 24 घंटे के अंदर हथियारबंद टीम भेजेंगे। फिर पॉल ने डॉनी को बताया कि तूफान की वजह से वैसे भी बहुत से लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन जो लोग अब भी बचे हैं उन्हें सुरक्षित निकालना सबसे जरूरी है। इसलिए उस दिन पूरे इलाके से लोगों को बाहर निकालने का काम चलता रहा। फिर रात को जब हालात थोड़े शांत हुए, तब सुसान ने पॉल को फोन की और उसे धन्यवाद कहा कि वो एडम के साथ रुका हुआ है। उसने बताया कि एडम तूफान से बहुत डर रहा था और उसे अपने पिता के पास ज्यादा सुरक्षित महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद एडम सो गया, लेकिन पॉल की आंखों से नींद गायब थी, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ वही सवाल घूम रहा था कि जंगल में आखिर चल क्या रहा है। इसलिए पॉल ने डॉनी को कॉल किया ताकि दोनों मिलकर अब तक हुई हर घटना को जोड़ सकें और किसी नतीजे तक पहुंच सकें। इसके बाद पॉल ने उस इलाके का एक नक्शा खोला और डॉनी को दिखाया कि मेडन वुड्स के उत्तर में एक और ज्यादा घना और सुनसान जंगल है। उस तरफ सबसे नजदीकी शहर टैनर पड़ता है और वहीं के शेरिफ ने 100 मील वाली घटना के दस्तावेज भी भेजे थे। तब पॉल को शक होने लगा कि वो रहस्यमयी जानवर पहले उसी घने जंगल में छिपा हुआ था। लेकिन जब वहां पेड़ काटे जाने लगे और उसका इलाका खत्म होने लगा, तब उसे मजबूरी में दक्षिण की तरफ आना पड़ा। उसके रास्ते में मेडन वुड्स का जंगल आखिरी पड़ाव था। अब वो जीव खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा था और अपने नए इलाके को बचाने के लिए लड़ने पर मजबूर था, क्योंकि उसके पास भागने का कोई और रास्ता नहीं बचा था। दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे कि तभी जिम उनके घर पर आ गया। उसने बताया कि उसने जंगल में एक कैमरा लगाया था और वो उन्हें एक वीडियो दिखाना चाहता है। फिर उसने वीडियो दिखाई जहां कुछ मिनट तक बर्फ गिरती दिखाई दी, लेकिन अचानक कोई चीज कैमरे से टकराई और कैमरा नीचे गिर गया। जब जिम ने वीडियो की तस्वीर को झूम करके दिखाया तो उसमें एक इंसान जैसी परछाई नजर आ रही थी।
इसके बाद जिम वो तस्वीरें पॉल के पास छोड़कर चला गया और थोड़ी देर बाद डॉनी भी अपने घर लौट गया। पर पॉल को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो केस की फाइलें देखकर सब जोड़ने की कोशिश करता रहा। तभी अचानक एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। ये सुनकर उसे समझ आ गया कि उसके घर पर हमला हो रहा है। वो दौड़कर ऊपर गया और अपने बेटे एडम के साथ बाथरूम में घुसकर दरवाजा लॉक कर लिया। फिर उसने एडम से कहा कि वो छिप कर रहे और खुद रेडियो पर डॉनी से संपर्क करने लगा। उसी समय घर के अंदर सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। तभी वो राक्षस बाथरूम के दरवाजे के सामने आकर रुक गया, जिससे पॉल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन उसी समय बाहर से सायरन की आवाज आई, जिसकी वजह से जीव डर गया। तभी पॉल ने कांच टूटने की आवाज सुनी। ये सुनकर पॉल ने सावधानी से दरवाजा खोला और एडम से कहा कि वो अंदर से लॉक करके बैठे रहे। उधर डॉनी जैसे ही अपनी कार से बाहर निकला, उसका सामना उसी जीव से हो गया। वो जोर से टकराकर गिर गया, लेकिन तुरंत संभल गया और फायरिंग शुरू कर दिया। अब पॉल और डॉनी ने तय किया कि जो भी लोग शहर में बचे हैं, उन्हें एक जगह इकट्ठा करना होगा। फिर उन्होंने सभी को चर्च के अंदर जमा कर दिया, क्योंकि वही सबसे मजबूत और सुरक्षित जगह लग रही थी। इसके बाद चर्च में पॉल ने सबको सच्चाई बता दी। उसने कहा कि खतरा बहुत बड़ा है, लेकिन फॉरेस्ट सर्विस की हथियारबंद टीम रास्ते में है, इसलिए उन्हें बस एक रात किसी तरह निकालनी है। अब लोग एक दूसरे के पास सिमट कर बैठ गए और सब बस यही दुआ करने लगे कि जल्द सुबह हो जाए। इसी बीच सुसान ने पॉल को एडम की बनाई हुई एक ड्राइंग दिखाई। उस ड्राइंग में एडम ने पॉल को हीरो की तरह बनाया था, जैसे वो उस राक्षस को मारकर सबको बचा लेगा। पॉल ने ड्राइंग में टिम को भी देखा और उसका दिल टूट गया। वो रोने लगा और उसने सुसान से कहा कि उसे खुद पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो अपने बेटे टिम को भी नहीं बचा पाया था। सुसान ने उसे समझाया कि ये उसकी गलती नहीं थी। उसने कहा कि उसे घर छोड़कर जाने का पछतावा है और अब उसे महसूस हो रहा है कि इन सब लोगों को शेरिफ पर भरोसा है, उन्हें उसकी जरूरत है, इसलिए उसे मजबूत बनना होगा। उसी पल चर्च की दीवारों पर जोर जोर से धमाके शुरू हो गए। पहले आवाजें चर्च के किनारों से आईं, फिर छत से भी टकराने की आवाज आने लगी। लोगों की आंखों में डर देखकर पॉल एक पल के लिए जम सा गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और सबको खिड़कियों से दूर रहने को कहा। तभी राक्षस ने चर्च के सामने वाले दरवाजे पर हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए पॉल और डॉनी ने अपनी बंदूकें निकाल ली, लेकिन दोनों जानते थे कि शायद वे इसे अकेले नहीं रोक पाएंगे। तभी पॉल को याद आया कि चर्च के नीचे एक शेल्टर है और उसने सबको उस दिशा में जाने को कहा। जब सब लोग नीचे जाकर दरवाजा बंद कर चुके, तब पॉल ने सुसान को किस किया और एडम को कसकर गले लगाया। उसने कहा कि वो अब अकेले ही ऊपर जाएगा, लेकिन कोई नहीं चाहता था कि पॉल अकेला उस जानवर का सामना करे, इसलिए डॉनी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही वे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे, अचानक धमाके बंद हो गए। फिर एकदम से चर्च की लाइट चली गई और अंधेरा फैल गया। इसके बाद पॉल और डॉनी ने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। तब पॉल ने देखा कि मुख्य दरवाजा पूरी तरह खुला पड़ा था। तभी एक कमरे से चीजें टूटने की आवाज आई, लेकिन जब वे अंदर गए तो वहां कोई नहीं था। उन्हें पता चला कि उस कमरे से एक दूसरा दरवाजा भी है, जो एक कॉरिडोर में खुलता है। ये देखकर पॉल ने डॉनी को वहीं खड़ा रहने को कहा और आदेश दिया कि वो किसी भी हालत में उस जीव को बाहर जाने न दे। इसके बाद पॉल खुद कॉरिडोर पार करके दूसरी तरफ के कमरों में खोज करने लगा। इसी बीच डॉनी के पीछे से एक परछाई गुजरी और सीधे किचन में चली गई। अंदर बर्तनों के गिरने की आवाज हुई तो डॉनी तुरंत उस तरफ गया, जहां उसे फर्श पर एक ताजा फुटप्रिंट दिखाई दिया, जो पहले मिले निशानों जैसा ही था, जो 3 हिस्सों में टूटा हुआ था। डॉनी झुककर उसे देख ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया। उसके हाथ से टॉर्च गिर गई और वो चीख पड़ा। उसी समय पॉल ने उसकी आवाज सुनी और वो वापस भागने लगा। इधर डॉनी ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और उसने उस जानवर को घायल कर दिया था। फिर उसने केतली में दिखती परछाई के जरिए उस जीव को देखकर कई गोलियां चलाईं, लेकिन वो सही निशाने पर नहीं लगीं। जब पॉल लौटकर आया तो डॉनी ने जल्दी से कहा कि वो ठीक है और बोला कि पॉल को आगे बढ़कर उस जानवर को रोकना चाहिए, इससे पहले कि वो फिर हमला करे। इसके बाद पॉल फिर से खोज करने लगा, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई चीज ठीक उसके पीछे खड़ी है। वो पलटा और फायरिंग करने लगा, मगर राक्षस ने पलटकर हमला किया और पॉल के हाथ से बंदूक गिरा दी। अब पॉल समझ गया कि सामने से लड़कर वो उसे नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो चर्च की बेंचों के नीचे छिप गया। फिर उसने दूसरी बंदूक निकाली। अब जैसे ही राक्षस ने उसे ढूंढ लिया, पॉल ने और 2 गोलियां फायर किए, जिसकी वजह से राक्षस पीछे हट गया, लेकिन इस बार वो खून की लकीर छोड़ता हुआ भागा। ये देखकर पॉल उस खून के निशान का पीछा करने लगा। तभी दूसरी तरफ से एक लैंप गिरा और जोर की आवाज हुई, जिससे पॉल का ध्यान भटक गया, लेकिन उसे पता नहीं चला कि वही राक्षस छत के ऊपर से रेंग रहा था। तभी अचानक वो राक्षस छलांग मारकर चर्च के बीचों बीच आ गया और पहली बार पूरी तरह सामने दिखाई दिया। उसका शरीर डरावना था और उसकी ताकत साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर पॉल लगातार फायर करता रहा, लेकिन वो जोर से टकराकर गिर पड़ा। फिर भी पॉल डरकर पीछे नहीं हटा और उसने अपनी आंखें उस पर टिकाए रखी।
जब वो राक्षस दांत निकालकर उस पर झपटा, तब पॉल ने पूरी ताकत लगाकर एक चाकू उसके कठोर और खुरदरे शरीर में घोंप दिया और आखिर में पॉल ने उस राक्षस को मार गिराया। वो चीख कर बोला कि अब ये डरावना सपना खत्म हो गया है। इसके बाद सभी लोग बेसमेंट से बाहर आए और राहत की सांस ली, लेकिन तभी डॉनी ने उस मरे हुए जीव को ध्यान से देखा और उसका चेहरा सख्त पड़ गया, क्योंकि उसे याद था कि उसने उस राक्षस के कंधे पर गोली मारी थी, लेकिन वहां कोई घाव नहीं था। तब पॉल को सच समझने लगा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि ये कोई एक राक्षस नहीं था। चर्च के बाहर ऐसे कई और जीव मौजूद थे जो अब हमला करने के लिए तैयार खड़े थे, और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।